One, two, three, four. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार एंड आप देख रहे हैं योर इन्वेस्टमेंट जीनी। दोस्तों, इस चैनल का बनाने का मतलब मेरा एक ही है, मकसद मेरा एक ही है कि आप लोग न्यूज़ चैनल्स देखना बंद कर दें और अगर आप देख रहे हैं तो उनके बिहाफ पे, उनके सजेशन के बिहाफ पे आप इन्वेस्ट ना करें। अगर क्यों नहीं करना है ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया हुआ है। एक और बात बता देता हूँ कि मैक्सिमम न्यूज़ चैनल्स और मैक्सिमम जितने भी लोगों को आप सुनते हैं, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो चाहे यूट्यूब हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई, ऑफ कोर्स, बट मैक्सिमम 99.9% लोग स्पॉन्सर्ड होते हैं या तो मिले होते हैं एंटरप्रेन्योर से, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि हेल्प करते हैं उनका। एंड ये चीज़ खुल के कभी नहीं आने वाली, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये अंदर की बात है। एंड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स वो केस करेंगे, बट वही बात हो गई ना कि इमरजेंसी के टाइम पे एक शायर ने एक शायरी करी जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार चोर है। और अगले दिन उनके यहाँ पे पुलिस आ गई तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, आपने बोला कि सरकार चोर है, तो शायर होते हैं। घुमा दी बात, उन्होंने बोला कि मैंने ये बोला कि सरकार चोर है। अभी ये तो नहीं बोला कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, कि अमेरिका की सरकार चोर है। तो वही कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मैंने इसलिए 99.99% बोला। वो जो 0.1% है वो अच्छे हैं, बट उसमें सब लोग घुसने की कोशिश करेंगे। बट एनीवेज, कमिंग डाउन टू द फैक्ट कि मेरा मेन मोटो इस चैनल को बनाने का एक ही है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, बट जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स की इतना इन्फ्लो हो रहा है, इतना पैसा, करीब हर महीने 15,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू इन्फॉर्म एवरीवन प्रॉपरली कि क्या होता है मार्केट में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इन्फ्लो बहुत ज़्यादा है, जो कि अराउंड 3% है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, की जितने भी लोग आप देख रहे हैं अभी हैं, जो 3.5 करोड़ जो अकाउंट बने, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है। तो जनरली ये कहते हैं या ये फैक्ट है कि इन 1990s जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उससे पहले 13% ऑफ द पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में थी। ठीक है, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को समझिए कि वो इतने थे तो कम क्यों हुए। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी और अभी भी बढ़ रहा है। आई डोंट वांट मैक्सिमम पीपल टू लूज देयर मनी एंड देन वो बोलें कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बल। इसीलिए मैं आपको इस चैनल पे, मेरा मेन मकसद यही है कि एक ऐसी बात बताना, ऐसी राय, ऐसे व्यूज़ देना, ऐसे इन्फॉर्मेशन देना जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो बड़े बड़े फंड्स हैं जिनके पास खूब पैसा है, उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। दे गॉट अ ह्यूज टीम, ऑफ कोर्स उनके इंटरनल कनेक्शंस भी होते हैं। इंटरनल कनेक्शन का मतलब आपको पता ही है कि कहीं एक ऐसे बंदे को पकड़ लो जिसके पास से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, इनफ्लो आउटफ्लो, एंड उसको पर्क्स तो अच्छे, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। तो कुछ वैसा ही होगा। तो उनके पास इतने सोर्सेज हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन आती है। इमेजिन कीजिए अगर ये जो हमारा पॉलीकैप के साथ हुआ है, ये म्यूचुअल फंड को पहले पता चल गया, ठक से किसी ने आधा परसेंटेज जो भी पैसे निकाल लिए, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स को तो लास्ट में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं हूँ यहाँ पे कि अगर लेट भी हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो कमिंग डाउन टू द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आईटी का रिजल्ट आया। देखिए, ये इन्फोसिस एंड अगर टीसीएस का रिजल्ट आ गया तो समझ लीजिए लगभग लगभग वो पूरी आईटी को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरी आईटी का रिजल्ट आ गया। अभी आप अगर इस रिजल्ट को डिकोड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, दो तीन चीज़ें समझ में आएगी कि ग्रोथ सबसे पहले खास नहीं है। ऑफ कोर्स अब आप बोलेंगे कि जो एक्सपेक्टेड था उससे तो अच्छा किया। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बच्चा फेल होने वाला है और वो कुछ नंबर से पास हो जाता है या जस्ट एकदम बॉर्डर लाइन से पास होता है, तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि अच्छा है ना, पहले से तो मैं तो सोचा था फेल है, पास हो गया। वो बात नहीं है। बात ये है कि ग्रोथ नहीं है। अगर आप डॉलर टर्म का जो
जो फैक्टर है उसको हटा दें, क्योंकि हमारी जितनी भी आईटी कंपनीज है वो डॉलर टर्म में कमाती हैं, अगर वो फैक्टर हटा दें तो हार्डली 1 या 2% का रिटर्न आया है अभी। सबसे पहले इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हाँ, आईटी जूझ रहा है, लड़ रहा है, एंड यूएस में प्रॉब्लम है, यूरोप में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा इंडियन आईटी, देखिए हमारा इंडियन आईटी इज़ ऑल अबाउट सपोर्टिंग। कुछ ऐसा ऐसा समझ लेते हैं कि अगर पिताजी कमा रहे हैं, ठीक है, बच्चा छोटा है, छोटा एज इन कि स्कूल में जाता है, और अगर पिताजी की 3 महीने 4 महीने से अगर सैलरी नहीं आ रही है, या तो सस्पेंड हो गए हैं, या ऐसे ऐसे किसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें उनकी 25% सैलरी आ रही है, तो आपको पता है कि इट ड्रॉप्स डाउन टू द पॉइंट कि वो बच्चे तक को अफेक्ट होता है फाइनेंशियली। मे बी खिलौने कम हो जाते हैं, मे बी ट्रिप कम हो जाती है, या जो भी चीज़ें हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि अगर हम इंडियन आईटी को प्रॉब्लम हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तभी यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इसका मेरा जो मेन फैक्टर ये है कि लोग बोल रहे हैं एआई आएगा, कोडिंग जो हमें कोड कूली कहते हैं इंडियन आईटी इंजीनियर्स को, वो कम हो जाएंगे। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझिए कि जो एआई आएगा वो आने में बहुत टाइम लगेगा। इट इज़ नॉट दैट कि आ जाएगा एंड तुरंत हो जाएगा। आप अगर देखेंगे जब मशीन्स आई थी, मशीन में कार की बात कर लेते, जब कार आई थी तो लोगों ने सोचा था अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या अभी मोबाइल आएगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन। अभी मोबाइल को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आने आने में हम 20-25 साल हो गए, ठीक है। वैसे ही होगा, एआई अभी आ रहा है, बात हुई है, एआई इज़ इनटू एग्जिस्टेंस, ऑफ कोर्स उसकी रिसर्च काफ़ी पहले से आई, लेकिन जैसे ही पहला प्रोडक्ट आता है ना, उसकी रिफाइनमेंट में, फाइनल प्रोडक्ट में बहुत टाइम लगता है। एज इन कि रिफाइनमेंट एज इन कि पहला प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, जब कोई भी एआई, पहला एआई जैसे किसी ने रोबो, कोई भी टाइप का रोबो किसी ने लॉन्च किया है, तो उसको रिफाइन होने में, देन उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने में 20-25-30-40 साल लग जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट ये पूरा ट्रांजिशन करेगा हमारा आईटी इंडस्ट्री ही। यूएस में इनोवेशन होता है और उस इनोवेशन को सपोर्ट करता है इंडियन आईटी, ठीक है। जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे, इन्फोसिस ने एनवीडिया के साथ करार किया था टू ट्रेन आईटी इंजीनियर्स फॉर एआई। और आपको पता है कि एनवीडिया यूएस में जो आईटी बूम चल रहा है उसका लीडर है, ठीक है। दैट मीन्स इनोवेशन में सबसे आगे है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं वो ये मेजर ले रही है कि अपने इंजीनियर्स को एआई के लिए भी रेडी करें, जो एआई को प्रॉब्ली सपोर्ट करना है वो हम करें। तो अगर ये चीज़ होगी भी आगे जाके, तो उसको टाइम लगेगा, मतलब 20-25 साल लग जाएंगे। तो 20-25 साल में आपको पता है कि हम तो अगले 6 महीने की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो 20-25 साल की क्या बात करें। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आईटी इंडस्ट्री पूरा ख़त्म नहीं हुआ। अभी आप सोचेंगे कि अरे अर्निंग्स नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंडस्ट्री का एक वीक फेस आता है, जिसमें अभी हम ये समझ सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री का वीक फेस चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट अभी ख़त्म होने जा रहा है। बिकॉज देखिए यूएस में जब आईटी अच्छा करेगा तो इंडियन आईटी भी अच्छा करेगा। हम लोगों ने देखा था पिछले क्वार्टर में एक्सेंचर के भी इश्यूज आए थे, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज है। तो हमारी आईटी कंपनीज में तो प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। तो ये समझ के चलिए आप, ठीक है। तो आईटी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, आई नो कि रिजल्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन द आईटी इज़ ओवर, दैट डज नॉट मीन कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल, ठीक है। अभी हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, मैंने एक चीज़ देखी कि जो एट्रिशन रेट है वो बढ़ा नहीं है, वो कम हुआ है, ठीक है, विच इज़ अ गुड फैक्टर। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि हायरिंग जो है, इन्फोसिस ने, टीसीएस ने बंद कर दी है कैंपस हायरिंग एटलीस्ट टिल 2025, मतलब अगले साल तक, ठीक है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब ये लोग ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ग्रोथ का फेस में भी आगे आएगा। अगर आप हायरिंग नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसा है कि अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो ऑफकोर्स आप लोगों को छाटेंगे, बाहर करेंगे, या तो फिर आप हायरिंग ही ना करें, ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ में अभी कंपनी क्या सोच रही है कि भाई कैसे भी करके हम मेंटेन करें, ग्रो करेंगे, बाद में देखते हैं, ठीक है। बट अगर वो लोग बोल रहे हैं कि 2025 तक हायरिंग करना शुरू करेंगे, देन ऑफ कोर्स आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि इतनी सिंपल भाषा में ये बता रहे हैं हमें कि हम ये साल तो शायद हमारा वीक जाए, बट अगला साल वीक नहीं जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप ये देखें कि जो नए प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनीज को मिल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि टोटली बंद हो गए हैं, मिल रहे हैं। और आपको पता है कि अभी आईटी में इतना कंपटीशन भी हो गया है। पहले इन्फोसिस टीसीएस थी या एचसीएल थी और विप्रो थी, अब इतने सारे आ गए हैं। एलटीआई माइंडट्री आ गया है, एंड हैप्पीएस्ट माइंड आ गया है, नहीं ये आ गया, नहीं वो आ गया है। तो ऑफकोर्स वो बट भी जाता है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से समझना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फोसिस वो वाला इन्फोसिस होगा, तो वो वैसा नहीं है जो पिछले 5 साल 10 साल पहले था। ये इन्फ्योसिस आपको बड़ी स्टेबल रिटर्न मेरे को ऐसा लगता है बड़ी स्टेबल रिटर्न देगा। एक तो डॉलर टर्म्स में आपको पैसे मिलेंगे, तो वो डॉलर एंड जो रुपये का 3.5-3% का एनुअल अप्रिसिएशन मिलता है, वो तो मिलना ही है। और अगर 6-7% देखिए, और हमारी कंट्री अगर 7% से ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन पकड़ वकड़ के आप देखें 10%, आपको 10 से 12% वो ऐसे ग्रो करेगी। तो कुल मिला के आपको 13 से 15% का रिटर्न आपको एक ऑफकोर्स, ये कोई मैं आई एम नॉट गिविंग यू फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, मैं आपको खाली एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि पी वाइज कैसे होगा, क्या ग्रोथ होगी। मैं चलो लेट्स टॉक अबाउट ओनली द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो करीब ग्रोथ कंपनी की होगी 15 to 13% के आसपास की ग्रोथ होगी। तो देखिए, इन्फोसिस को आप एक एंकर की तरह अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये मत समझिए कि इन्फोसिस आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा, नहीं। लेकिन आप इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो आपकी ज़िंदगी बिगड़ने से बच जाएगी। अगर आपके पास 10 स्टॉक है, ठीक है, जिसमें से आपके पास 6 या 7 स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक है, तो एक आध आपको ऐसे स्टॉक रखने चाहिए जो कि आपको हाई रिटर्न्स भी नहीं देंगे। और इतनी जब मिड कैप स्मॉल कैप 60% या 10-20% गिरेंगे, तो ये इतना नीचे गिरेगा भी नहीं, देन इट विल होल्ड अप टू योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इन्फोसिस और टीसीएस का बेसिकली ये काम है। अभी अगर दोनों कंपनी के बीच में कंपैरिजन करें, तो मुझे टीसीएस का काफ़ी ऐसा लगता है कि 10 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है और स्टिल इन्फोसिस से बेटर कर रही है। बट मेरा दिल तो इन्फोसिस पे, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, मुझे अभी भी इन्फोसिस पसंद है। इन्फोसिस का फेस वैल्यू 5 का है, दैट मीन्स अगर मैं 10-15 साल तक रखता हूँ, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि मुझे स्प्लिट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और आई डोंट नो, बट जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एग्रेसिव है, सी मुझे नारायण मूर्ति जी का जो 70 घंटे का जो उनकी बात थी, वो मुझे समझ में आई। मतलब ही जस्ट आस्किंग अस टू वर्क more, but even on the other hand, I am asking him that we don't mind working 70 hours. Will be happy to work even 80 hours, but are you looking to pay that pay? तो बस मेरा यही डिफरेंस है। बट ओवरऑल आई लाइक हिम, आई लाइक हिज अप्रोच, ही इज़ वेरी एग्रेसिव। एंड जब तक वो कंपनी में है, या जब तक वो हैं कंपनी से जुड़े हुए हैं, एंड आई एम श्योर वो कंपनी अच्छी जाएगी। और दूसरी चीज़ आप एक और समझिए कि इतनी बड़ी जब कंपनी हो जाती है, 5 लाख करोड़ की कंपनी हो जाती है, 5 लाख या 3 लाख करोड़ की कंपनी हो जाती है, तो अगर उसके प्रोमोटर्स नहीं रहते हैं तो भी कंपनी चलती है। दैट डजंट मीन कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई 10 लाख करोड़ की कंपनी है या कोई 5 लाख करोड़ की कंपनी है, उसके प्रोमोटर्स को कुछ हो जाता है, ठीक है, प्लेन क्रैश में या कहीं पे, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं वो कंपनी तो अब आगे नहीं चलेगी। हाँ, एक प्रॉब्लम होगी कि जो रिस्क एंटरप्रेन्योर लेता है, जो रिस्क ओनर लेता है, वो एम्प्लॉयज़ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस, अभी आपको पता ही है कि जो ओनर्स हैं या फाउंडर्स हैं वो तो है नहीं, इट्स ऑल अबाउट द एमडी एंड सीईओ। वेरएज यहाँ पे नारायण मूर्ति जी हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बेटी है, उनकी वाइफ है। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज दैट I think right now TCS is doing better, but I still feel for me Infosys is going to be better stock in future. देखते हैं क्या होता है। there is a lot which is going to happen in the IT industry, because अभी AI आएगा तो IT boom भी आएगा। IT boom आएगा एज इन कि IT में बहुत हलचल होगी,
ठीक है। तो ये बात थी आईटी को लेके। देखिए, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट नंबर्स कि ये पैट था, ये एनुअल ग्रोथ है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, बिकॉज आपको ऐसे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे इज कि माइंडसेट क्या होना चाहिए जब आप कोई भी स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में है या कोई भी आप कंपनी ले रहे हैं, तो आपको किस हिसाब से देखना चाहिए। ठीक है। आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज करने से पहले वो आप इंडस्ट्री एनालाइज कीजिए, आप बिजनेस एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही आप कोई स्टॉक पर्टिकुलर में घुसिए। ठीक है। तो आपको बिजनेस कैसे एनालाइज करना है ये मैं बता रहा था। ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरा जो सेशन है ये रिजल्ट सेशन है, बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारी बातें होंगी। मैंने पॉलीकैप के भी बारे में बताया है। एंड मैं अभी सुन रहा था कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों को स्टॉक मार्केट में, जो मैंने बोला है वही वो बोल रहे हैं। तो शायद आपको भी वो सुनना चाहिए। तो अगर आपने नहीं सुना है मेरा वीडियो और मेरी बात पॉलीकैप को लेके और आपके पास है या आप इंटरेस्टेड है उसके बारे में जानने के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।